गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं जो कि टॉपिक पार है, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के अंडर आता है। ठीक है, हम लोग के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। आप डेटा दिया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास कितना है 1 kg। बॉडी दी हुई है, मास कितना दिया है उसके 1 kg है ना। कितना दिया हुआ है 1 kg। ये बॉडी है, मास उसका 1 kg है और आप क्या कर रहे हो, उसको एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप कर रहे हो। कितनी हाइट से? 5 मीटर उसकी हाइट है ग्राउंड से। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है 5 मीटर है। तो आपने क्या करना है कि 1 kg का एक बॉल या कुछ भी मास बॉडी ले लो, आपने उसको क्या करना है कि ग्राउंड में फॉल करवाना है विद अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो कुछ आपको उसमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस जब उसका ग्राउंड से कितना होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, डिस्टेंस अबव ग्राउंड अगर 5 मीटर होगा तो जो वेलोसिटी है वो उस टाइम 0 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर 3.2 मीटर होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी 6 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है आपने बताना है इस सब चीज़ों को कैलकुलेट करके बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या इसमें वेरीफाई होता है क्या नहीं। ठीक है, जी आप ले लो, इसमें दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो दी हुई है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि हमें गिवन कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है m1 विच इज़ 1 kg। ये आपने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन क्या था। अब मैं यहाँ से इसको रब करके लिखती हूँ सॉल्यूशन। आप अपनी नोटबुक से देखिए अब क्वेश्चन। देखिए मास ऑफ द बॉडी जो है वो 1 kg दिया हुआ है आपको। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको कितनी दी हुई है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी। ठीक है, अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका m इंटू जी इंटू एच। क्लियर। एंड काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी। अब आपके पास कितने 3 केस दिए हुए हैं, 3 केस दिए हाइट के। ठीक है, तो केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या है बच्चे, जब आपको हाइट दी गई है, केस 1 है ये, जब आपको हाइट दी गई है 5 मीटर और आपको कहा है कि वेलोसिटी जो है वो है आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। उस टाइम आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, उस टाइम आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी m इंटू जी इंटू एच। m कितना है आपका, m आपको दिया हुआ 1, g इज 10 एंड h इज 5, तो आंसर आ जाएगा आपको कितना 50 जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 50 जूल। और अगर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। तो इसमें आपको पता है कि 1/2 मास आपका 1 है, वेलोसिटी 0 स्क्वायर है, तो ये कितना बन जाएगा 0 जूल। ठीक है, हमने आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या फिर आप बोल सकते हो चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर देन द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कि मतलब जितनी भी आपकी एनर्जी चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी 50 जूल प्लस 0 जूल, कितना बना 50 जूल। ये आ गया आपका फर्स्ट केस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया।
फर्स्ट केस में आपने ये आप नोट करके रखो कि फर्स्ट केस में आपकी एनर्जी कितनी आई टोटल, वो आई आपकी 50 जूल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखते हैं केस सेकंड। ठीक है, फर्स्ट में आपकी कितनी है 50 जूल। केस सेकंड में आपकी हाइट जो है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 3.2 मीटर और जो वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें फिर से अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। मास कितना था आपका 110 ये, और यहाँ पे h कितना है 3.2, तो ये कितना बच जाएगा आपका 32 जूल। इसी तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 mv²। 1/2 मास इज 1 एंड वेलोसिटी 6 ये तो ये कितना आ जाएगा आपका बच्चे, ये 3 इधर, ये बन जाएगा आपका v², सॉरी m इज 1 एंड v का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा आपका 18, क्योंकि ये 36 हो जाएगा, 2 18 से 36। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 18 जूल। तो आपकी इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई 32 जूल और आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आई 18 जूल। अब हमने चेकआउट करना है कि आपकी टोटल है, टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, टोटल एनर्जी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या होती है आपकी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल होती है आपकी 32 प्लस काइनेटिक है आपकी कितनी 18, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 50 जूल। ठीक है, कितनी हो जाएगी 50 जूल। आपने देखा कि फर्स्ट केस में भी आपकी कितनी जूल आई थी 50, फर्स्ट केस में कितनी आई थी 50, और अब सेकंड केस के में भी कितनी आपकी टोटल एनर्जी आई 50 जूल। इससे अभी आपके ये दो ही हुए हैं, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपकी हाइट चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी अलग आ रही है एंड काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, बट जो टोटल एनर्जी है वो कितनी रह रही है, कांस्टेंट रहती है। तो यही क्या होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब थर्ड केस देखते हैं, केस थर्ड। अब केस थर्ड में क्या है कि आपको हाइट दी गई है 0 मीटर की, कितनी 0 मीटर की हाइट दी गई है, एंड वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड। सो निकालिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है आपकी m इंटू जी इंटू एच। एम है आपका 1, जी इज 10 एंड एच कितना है 0। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी 0 जूल। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी 1/2 mv²। तो ये कितना बन जाएगा आपका 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा 100 आ जाएगा, तो 250 से 100, ये आ जाएगा आपका 50 जूल। सो टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 0 प्लस 50 एंड 50 जूल। क्लियर। ये क्या है आपका बच्चे केस थर्ड। तो बच्चे इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो टोटल एनर्जी है इन तीनों केसों में वो क्या रहती है, सेम रहती है, जो कि सेटिस्फाई क्या करता है आपका
अब आपने यहाँ पे देखा कि जो आपका थर्ड केस है उसमें भी आपकी 50 जूल ही आई, मतलब कि जो आपकी टोटल एनर्जी रहती है वो क्या है आपकी कांस्टेंट। ठीक है, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। जब आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, जो कि सेटिस्फाई किसको करता है, satisfies the law of conservation of energy। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ। इसमें इसमें आपने क्या देखा कि जो आपका फर्स्ट केस था उसमें 50 जूल आता है। ठीक है, फिर जब आपका सेकंड केस था उसमें भी 50 जूल आया, और फिर अपना थर्ड केस था उसमें भी आपका 50 जूल आया। तो इससे आपको क्या पता चला, वी हैव ऑब्जर्व दैट टोटल एनर्जी इन ऑल द अबव केसेस, जो मैंने अभी किए 3 केसेस, वो क्या है आपकी टोटल एनर्जी क्या रहती है उसमें आपकी सेम रहती है, विच सेटिस्फाइज the law of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये तीनों से आपको क्या पता चलता है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये तीनों के से आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, जो आपकी टोटल एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, दोनों की कांस्टेंट रहती है। ठीक है, चलिए जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इजी है वो। हम कुछ नेक्स्ट और प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, लिखिए रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, radio set of 60 watts runs for 50 hours. So how many units, that is kilowatt hour of electrical energy are consumed? एक आपको रेडियो सेट दिया हुआ है जिसकी पावर कितनी है 60 वाट, और वो कितने घंटे के लिए चल रहा है 50 आवर्स के लिए चल रहा है, 50 घंटे के लिए चल रहा है। ठीक है, पावर दी हुई है आपको उसकी और टाइम दिया हुआ है। आपको कहा है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा अगर वो 60 वाट का सेट जो है वो 50 आवर्स के लिए चलेगा। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलो वाट आवर, है ना। तो आपको वाट को पहले किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है जैसे पावर आपको दी हुई है 60 वाट्स, तो 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं 1000 वाट्स होते हैं। ठीक है, 1 किलो वाट में कितने वाट्स होते हैं 1000 वाट्स होते हैं। तो आपको 1 वाट निकालना है, तो 1 वाट निकालने के लिए आप क्या करोगे 1/1000 किलो वाट। ठीक है, ऐसे ही निकलता है ना ये। ठीक है,
चलिए, तो वॉट को अब आपने कन्वर्ट करना है किलो वॉट में, तो वो बनेगा आपका 60/1000 किलो वॉट। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 0.06 किलो वॉट। पावर कितनी आएगी, 0.06 किलो वॉट। और अब आपका टाइम कितना दिया हुआ है, 50 आवर। ठीक है, तो पार की वैल्यू कितनी, पार का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको पता होगा तो। पार आ गई आपकी 0.06 वॉट एंड टाइम आ गया आपका 50 आवर। पावर बराबर है आपकी एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, पावर किसके इक्वल है, पावर आपकी इक्वल है कितनी आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है अपॉन आपका टाइम टेकन। ठीक है, तो पावर आपको दी हुई है 0.06 वॉट एंड एनर्जी कंज्यूम्ड आपने निकालनी है, टाइम आपको 50 आवर दिया हुआ है। तो एनर्जी कंज्यूम निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, which is equal to 0.06 into 50। तो ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा 3 किलो वाट आवर। ठीक है, तो इससे आपका 3 किलो वाट आवर या फिर आप बोल सकते हो 3 यूनिट्स। जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में पूछा होगा कि इतने यूनिट्स निकालने हैं आपने, तो आपने हमेशा ये समझ लेना है कि यूनिट्स का मतलब कि किलो वाट आवर, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। तो इसमें क्या था कि एक रेडियो सेट दिया हुआ है जिसकी पावर 60 वाट है और वो 50 आवर्स के लिए 50 घंटे के लिए चल रहा है। तो आपने निकाला कि अगर वो 50 घंटे के लिए एक रेडियो सेट 60 वाट का चल रहा है तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो आपने देखना पावर वाट में थी तो किलो वाट आवर में कन्वर्ट करवाने के लिए आपने 1000 से उसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने टाइम देखा, टाइम 50 आवर है, पावर आपको पता है वो उसका फॉर्मूला होता है डिवीजन ऑफ एनर्जी कंज्यूम टू टाइम टेकन। तो पावर एंड टाइम टेकन हमें गिवन थे, तो एनर्जी कंज्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो वो निकल के आपका कितना 3 किलो वाट आवर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका एक फैमिली है, वो 250 यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं। अ फैमिली यूजेस 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक फैमिली जो है वो 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं एक मंथ में ड्यूरिंग अ मंथ। सो कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल। कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल। अब आपने क्या करना है, आपको किलो वाट आवर में दी हुई है, ठीक है, आपने क्या करना है उसको जूल में कन्वर्ट करना है। आपको मैंने बताया था जब रिलेशन फाइंड आउट किया था कि 1 किलो वाट आवर जो है ऑफ एनर्जी वो इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। ठीक है, अगर 1 किलो वाट आवर इसके बराबर है तो 250 किलो वाट आवर किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 250, सॉरी 3.6 इंटू 10⁻⁶ भी है इंटू 250 जूल, तो ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁸ जूल के बराबर। क्या मतलब हुआ कि जो आपके 250 यूनिट्स होते हैं, 250 यूनिट्स मतलब 250 किलो वाट आवर है, तो किसके बराबर आ जाता है जूल में, 9 इंटू 10⁸ जूल के इक्वल। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल के बीच में। रिलेशन
between kilowatt hour and जूल। ठीक है, आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है बच्चे किलोवाट आवर एंड जूल के बीच में। अब आपको पता है कि किलोवाट आवर का मतलब होता है कि 1 किलोवाट रेट की एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 घंटे में। ठीक है, हमें पता है कि 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 वाट आपका बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, यही होता है ना। और 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब होता है, 1 किलोवाट आवर का मतलब कि 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, है ना, कि 1 घंटे के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 किलोवाट की, एंड 1 वाट इज़ 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोवाट किसके इक्वल होगा, 1 किलोवाट होगा आपका 1000 जूल, 1000 वाट इंटू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर की जगह 1000 वाट लिखोगे, 1000 इंटू जूल अपॉन सेकेंड फॉर 1 आवर। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स। तो आप क्या करोगे, ठीक है, 1 आवर को कर दो 60 इंटू 60, कर दो यहाँ पे वैल्यू पुट किसकी, देखिए 1 किलो किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 जूल्स पर सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो जब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके ओपन करोगे तो इसका आंसर आता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का, दैट इज़ 1 किलोवाट आवर, वो आपका इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के बराबर। ठीक है, चलिए अब अपना एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। Question is, what is the power of a pump which takes 10 seconds to lift 100 kg of water to a water tank which is situated at a height of 20 meter and its acceleration due to gravity is already given, that is 10 meter per second square। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको बताना है कि एक पंप है, वाटर पंप है, जिसको वाटर को ऊपर कहीं वाटर टैंक है 20 मीटर की हाइट पे। फॉर एग्जांपल ये एक वाटर टैंक है, कितनी हाइट पे रखा गया है इसको, 20 मीटर की हाइट पे। यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है। ठीक है, ये पंप बोल दो आप, एक पंप वही मोटर ही होती है, वाटर पंप होता है, वो लगी हुई है यहाँ पे ग्राउंड पे। वो क्या कर रही है कि 10 सेकंड्स में 100 kg ऑफ वाटर वहाँ तक डाल रही है।
मतलब ये वाटर टैंक जो है वो इससे ग्राउंड से अबव लेवल पे है, हाइट 20 मीटर हाइट पे है। तो जो पंप है आपका वो 10 सेकंड में 100 किलो 10 सेकंड में वो 100 किलो वाटर को लिफ्ट कर रहा है। मतलब वाटर टैंक तक 10 सेकंड में 100 किलो वाटर जो है वो वाटर टैंक तक पहुंचा रहा है। तो हमने बता रहा है कि उस पंप की पावर कितनी है, ठीक है। उस पंप की पावर कितनी है हमने वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका पंप जो है वो क्या कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है। तो उस टाइम वर्क डन कितना कर रहा है वो, अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने देखा ही था m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो मास कितना हुआ, मास आपको कितना दिया हुआ है 100 किलो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और आपको हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है आपको 20 मीटर की हाइट। कितनी मीटर की हाइट दी हुई है, 20 मीटर की हाइट दी हुई है। तो अब आपने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वो होगा आपका m इंटू जी इंटू एच, वो बराबर है आपका 100 इंटू 10 इंटू 20। ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 20,000 जूल। 20,000 जूल आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब आपको टाइम दिया हुआ कितना, 10 सेकंड्स का, ठीक है। 10 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। अब आपको पता है वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। हमें पता है ना कि पावर किसके इक्वल होती है। मैं इसको रब करती हूँ। हमने यहाँ से क्या निकाला, वर्क डन निकाला, कितना आया आपका 20,000 जूल। कितना आया 20,000 जूल। और पावर कितनी आई, पावर आई आपकी वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन है आपका 20,000 और टाइम आपको दिया हुआ 10 का, ठीक है। तो पावर कितनी निकली आपकी 2000 वाट। 2000 वाट्स आपकी क्या निकली, हमारी यहाँ पे पावर निकली, ठीक है। अब आपको पता है कि पंप की पावर कितनी है 2000 वाट, ठीक है। अब इस पावर को आपने क्या करना है, वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करके 1000 के साथ, क्योंकि आपको पता है 1 किलो वाट में 1 किलो वाट में 1000 वाट्स होते हैं, ठीक है। तो अब वाट है तो इसको डिवाइड करेंगे तभी किलो वाट में चेंज हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो करते हैं इसको डिवाइड, तो ये बन जाएगा आपका पावर इज इक्वल टू 2000 अपॉन 1000 किलो वाट। तो आंसर आ जाएगा आपका 2 किलो वाट। तो इस आंसर से आपको क्या पता चलता है, इस आंसर से आपको ये पता चला कि जो आपका पंप में पावर है वो 2 किलो वाट की है, इसीलिए वो क्या कर रहा है 10 सेकंड्स में 100 kg ऑफ वाटर को क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ये आज आपका सारे का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, क्विक रिवीजन करके देखते हैं। वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। अब आप टॉपिक्स देखते चलिए जो जो हमने इसमें कवर किए हुए हैं। सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन देखी थी वर्क की, ठीक है, कि आपका वर्क जो है वो होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट्स ऑफ वर्क, जैसे जूल हो गया, डिफरेंट यूनिट्स कैसे निकालते हैं वो सब हमने इसमें देखे थे। फिर हमने पढ़ा था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जो कि आपका m इंटू जी इंटू एच हमने फाइंड आउट किया था कि अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर हमारा वर्क डन हो रहा है तो हमारा क्या फॉर्मूला जो है वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा था कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे वर्क डन कर रहे हैं
तब हमारा क्या फॉर्मूला होगा, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, ठीक है। ये भी देखा था हमने, जो था आपका W इजिकल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। फिर आपने देखा था कि वर्क डन व्हेन फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। मैं ऐसे लिख देती हूँ, फोर्स जब एक्ट करती है एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, राइट एंगल। 6 था आपका जब आपकी फोर्स अपोजिट होती है, सेम वर्क डन व्हेन फोर्स एक्ट्स opposite to the direction of motion, ठीक है। फोर्स जब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट एक्ट करती है तब क्या होता है। फिर हमने 3 टाइप्स के वर्क डन किए थे। एक था आपका पॉजिटिव वर्क डन, फिर एक था नेगेटिव वर्क डन, और एक था आपका ज़ीरो वर्क डन। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी वर्क के अंडर। किसके अंदर पढ़ी थी, वर्क के अंदर। अब हम देखेंगे कि एनर्जी में हमने क्या स्टडी किया था। एनर्जी में सबसे पहले हमने देखी थी एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड हमने देखे थे यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। थर्ड में हमने देखा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जो कि डिफरेंट तो हमने पढ़ी थी, बट एक्सप्लेनेशन जो हमने की थी आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो 2 ही थी आपकी, एक पोटेंशियल एनर्जी थी और एक आपकी काइनेटिक एनर्जी थी। तो पहले हमने स्टडी की थी काइनेटिक एनर्जी, जो कि पोजीशन के अकॉर्डिंग चलती है, मोशन की, सॉरी, ठीक है। पहले आपने क्या स्टडी किया, काइनेटिक एनर्जी किया। फिर आपने इसका फॉर्मूला स्टडी किया, दैट इज़ 1/2 mv²। फिर आपने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे उसको लेके वो स्टडी किए, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स किए। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किया, फिर इसका भी फॉर्मूला स्टडी किया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमने इसके क्वेश्चन सब देखे, एंड देन हम आगे गए पावर पे। ठीक है, यहाँ तक आपका एनर्जी हो गया। नेक्स्ट देखा आपने पावर में। पावर में आपने क्या देखा, सबसे पहले पावर की डेफिनेशन पढ़ी आपने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यूनिट पढ़ा पावर का। थर्ड में आपने क्या देखा, कुछ एग्जांपल्स देखी। फिर आपने जो पीछे एनर्जी पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंगली वो आपने SI यूनिट पढ़ा था। यहाँ पे आपने कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ा, दैट इज़ 1 kWh, एंड द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ठीक है, एंड द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज kWh। फिर हमने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन बिटवीन kWh एंड जूल, clear. So next is transformation of energy. Transformation of energy, ठीक है। और फिर हमने क्या स्टडी किया, हमने देखा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, वो सब इसी के अंडर आ जाएंगे। फिर हमने एनर्जी कन्वर्टर्स देखे, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एनर्जी कन्वर्टर्स के बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो इसी के बेस पे फिर हमने एग्जांपल्स देखी, न्यूमेरिकल्स चेकआउट किए कि क्या ऐसा पॉसिबल होता है
कि जब आप एनर्जी को चेंज करते हो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो जो आपकी टोटल एनर्जी जो रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आज आपका वर्क एंड एनर्जी का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।